बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। मस्बत मामलात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल के दिन के हवाले से बात करें, 800 से ज़्यादा मस्बत मामलात जम्मू कश्मीर में देखे गए और 4 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है कोविड-19 की वजह से। और अभी सूरत हाल की बात करें, जिस तरह अब सरकार जो है एडवाइजरीज पेश कर रही है, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा या संजीदा हो रही है कोविड-19 के हवाले से। अब कई जो सरकार जो फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी उन फैसलों को अमलाने में काफ़ी कासिर है और लोग उन फैसलों को नहीं अमला रहे हैं। ये भी एक बड़ा पहलू है कोविड-19 के हवाले से। अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इस हवाले से लोगों ने खदशात का इजहार किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि नाइट कर्फ्यू का क्या मकसद है, अगर हम खासकर कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर में जो ट्रैफिक मूवमेंट है या लोगों की आवाजाही जो है रात को बंद रहती है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार किस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, मार्केट का क्या हाल है, क्या लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम सरकारी दफातरों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, बाकी जितने भी मामला है, क्या लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। मेरे साथी इरफान फाजिल मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं और हाल अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ सूरत हाल बनी है, जिस तरह कल के दिन के हवाले से बात करें, 800 से ज्यादा मस्बत मामलात, और अगर हम शहरी श्रीनगर की बात करें, 31,000 से ज्यादा मस्बत मामला जो है वो शहरी श्रीनगर में ही अब श्रीनगर में पाए गए, यानी श्रीनगर अजला में पाए गए हैं। तो सूरत हाल काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि संजीदा हो रही है, मगर लोग जो है वो नाइट कर्फ्यू के हवाले से जो है सवालात खड़े कर रहे हैं। आपने लोगों के साथ बात की, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और अगर बात करें कोविड-19 की जो लहर है दोबारा से अब लौट रही है, ख़ासतौर पर एक अलार्मिंग लहर दोबारा से अब लौट रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले लोग घरों में बैठे थे लॉकडाउन में और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि कब थोड़ी सी राहत की सांस हम लेंगे और ताकि हम मार्केट की ओर या अपने कारोबारी इदारे की ओर या स्कूल्स की ओर जाएँ, मगर उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक में कन्वर्ट हुआ और लोग धीरे धीरे पटरी पर जो है ज़िंदगी बहाल हुई। मगर सिचुएशनली अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पर इस वक्त जबरदस्त लापरवाही दोबारा से देखने को मिल रही है। यानी एक जानिब ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, किराया डबल हो गया तो सवाल पूछने के लिए कोई तैयार नहीं, यानी पैसेंजर ड्राइवर साहिबान से पूछने के लिए सवाल तैयार नहीं कि आखिरकार अगर आपने डबल किराया लेना है तो 10 लोगों को सुमो में क्यों बिठाना है। यही हालत अगर देखी जाए तो लोकल ट्रांसपोर्ट बस में भी सर्विस चल रही है, पूछने वाला देखने वाला कोई है नहीं। लगातार देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर हम देखेंगे, एक साइड से सब लोगों को अगर पता है कि 33,000 से ज्यादा मस्बत और आए रोज बढ़ती तादाद, लगातार मौत हो रही है, तो आखिरकार हम लोगों में शऊर कब पैदा होगा, क्योंकि मार्केट्स में भी हालत बहुत बुरी है रूफ। एक साइड से अगर आप देखेंगे जो कस्टमर और जो दुकानदार का जो तालमेल था, पहले हमने देखा साइन बोर्ड्स पे विदाउट मास्क नो एंट्री, कोई खरीदारी नहीं होगी। अब बिल्कुल भी वैसा नहीं है, अब खरीदारी भी चल रही है और बोलने और पूछने के लिए कोई तैयारी नहीं है। स्कूल्स तो बंद कर दिए, मगर पब्लिक पार्क्स की अब हालत देखिए क्या है, गार्डन्स की आप देखिए हालत क्या है। यानी एक अच्छा खासा हुजूम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का वो दिखाई नहीं देता है। भर के लोग जाते हैं। अब केसेस की तादाद भी बढ़ रही है, कोविड लैब्स की फैसिलिटीज चेक की जा रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स के मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। होटलियर्स को भी बताया गया है कि 2 रूम्स जो है वो आप सेपरेट होटल में रखें, क्योंकि सिचुएशन अलार्मिंग है। यानी हम कह सकते हैं कि कोविड की लहर दोबारा से लौट रही है, और ये लौट रही है इसलिए क्योंकि लापरवाही है। और हर कोई जमीनी स्तर पर बोल रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अगर लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है तो आखिरकार जो इस वक्त एक आम इंसान की जिम्मेदारियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, या खास तौर पर अगर देखा जाए इस बीमारी से, इस भीड़ भाड़ से दूर रहे, फिर वो कहां पर है। एयरपोर्ट सेंटर्स की मैं बात करूं, वहां पर टेस्ट होते हैं। जब वो सिटी में लोग पहुंच जाते हैं, ट्रैवलर्स पहुंच जाते हैं, वहां पर उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। यानी लैब्स में भी कहीं ना कहीं चूक है रूफ। तो इस वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है। और यहां पर अभी देखिए कितने सारे सयाह वादी कश्मीर की ओर आए हैं, जो इस वक्त लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ के मौसम से, यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस से। और उस चीज को लेकर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। अगर आपने मस्जिदों को बंद कर दिया है, मेरा सवाल ये है कि नाइट कर्फ्यू तो सरकार ने
इंप्लीमेंट किया। लोग इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू क्यों? क्या दिन में आप वो मामला देख रहे हैं जो होने चाहिए? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका चल रहा है, वहां पे ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंस है। चाहे हम सोमो गाड़ियों की बात करें या जितनी भी बड़ी गाड़ियां चल रही है, वहां पे ना सोशल डिस्टेंस है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्या अस्पतालों में ये चीजें देखी जा रही है? क्या सरकारी दफातरों में ये चीजें देखी जा रही है? आप नाइट कर्फ्यू तक पहुंच गए, दिन में क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन सारे मामलों को देख रही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर आप नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले वादी कश्मीर में नाइट लाइफ है ही नहीं। यहाँ कौन सी ऐसी नाइट एक्टिविटी होती है कि जिसमें रात को लोग आवाजाही में मसरूफ रहेंगे? यहाँ 7-8 बजे के बाद लोग घरों में ही रहते हैं। अब जबकि आपने 8 डिस्ट्रिक्ट को लेकर यह फैसला रखा है और साथ साथ अभी आप रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि एक मॉनिटरिंग सिचुएशन पर है, मगर नाइट कर्फ्यू से क्या फायदा मिलेगा? अभी आप देख लीजिए, अगर आने वाले टाइम में माह मुबारक का महीना शुरू हो रहा है तो उस पर भी अभी रात को जो प्रेयर्स होती है या सुबह की जो प्रेयर्स होती है उस पर भी सस्पेंशंस को लेकर ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो लोग जो है खदशात जाहिर कर रहे हैं। लोगों का यह जरूर मानना है कि लॉकडाउन अगर नाइट कर्फ्यू करना था, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है जहां पर नाइट लाइफ होती है, कश्मीर में अगर आप नाइट कर्फ्यू करते हैं तो उसका क्या फायदा? और इस बीच अगर नाइट कर्फ्यू आपने किया है तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा बर्निंग एंड बॉइलिंग है। रूफ, चलिए इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इरफान फाजिल बात कर रहे थे और बात हो रही थी कोविड-19 के हवाले से। सरकार ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से, एक तो यहाँ पे रात को पब्लिक मूवमेंट रहती नहीं है और दूसरा रमजानुल मुबारक आने वाला है। क्या जो शाम को नमाज यहाँ पे मसाजिदों में पढ़नी है उसको अलाउ किया जाएगा, या सुबह की जो फजर नमाज मसाजिदों में पढ़नी है उसके लिए सरकार क्या फैसला करे? क्योंकि बड़े इज्तिमात के हवाले से पहले ही सरकार ने क्लियर किया है कि यहाँ पे बड़े इज्तिमात नहीं हो सकते हैं। मतलब रमजानुल मुबारक में जो लोग मसाजिद का ज़्यादा रुख कर रहे हैं, ज़्यादा इबादत में माहौल हो जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पाबंदी आयद कर रही है। मगर सवाल ये है कि नाइट कर्फ्यू का मकसद क्या दिन के उजाले में सरकार वो काम कर रही है जो उनको करना चाहिए? क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं? क्या आप सरकारी दफातरों में ये सारे मामला देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंस होती है, वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, क्या एसओपीज को फॉलो किया जाता है, क्या मार्केट में एसओपीज को फॉलो किया जाता है? जो दिन के उजाले की हम बात करें, आप रात के कर्फ्यू के हवाले से तो स्ट्रिक्टली सरकार जो है वो जोर दे रही है, मगर दिन में जो मामला हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के हवाले से ज़्यादा खतरा बन सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि पासपोर्ट देने से इनकार किया गया था। फिर महबूबा मुफ्ती ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी उनको पासपोर्ट देने के हवाले से। आज समाअत हुई, वहाँ पे कोर्ट ने अर्जी सुनने से इनकार किया। उनका कहना है कि कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता है, जो लवाजमात हैं वो महबूबा मुफ्ती को कानूनी तौर पूरे करने हैं, ये डिपार्टमेंट का मामला है। कोर्ट ने रिजेक्ट किया उनकी समाअत को। क्या कुछ मामला हुआ? महबूबा मुफ्ती इससे पहले क्यों उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया है? हालांकि महबूबा मुफ्ती की वालिदा को भी पासपोर्ट नहीं दिया गया है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इसी मामले पे बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, आज जो वहाँ पे कोर्ट ने मामला सुनने से इनकार किया, क्या वजह रही, क्यों कोर्ट ने मामला सुनने से इनकार किया? देखिए रूफ, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने महबूबा मुफ्ती को बताया है कि वो यूं करे कि वो कोर्ट ने पहले ही इस पे उन्हें परसों जो पिछली पेशी थी उसमें उन्हें कोर्ट ने बता दिया है कि किस तरह से वो अपना पासपोर्ट हासिल कर सकती हैं। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि किस्मत की जो चक्कर होता है, किस्मत के बारे में कहा जाता है कि व्हील है और ये किस्मत का व्हील कभी ऊपर कभी नीचे होता है। इन दिनों महबूबा मुफ्ती के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं, काफ़ी उन पर प्रेशर भी है, काफ़ी सिचुएशन काफ़ी उनके साथ, तो इस वक्त जो पासपोर्ट का मामला भी है वो भी गर्दिश में ही नजर आ रहा है। फिलहाल उन्हें जो अदालत तक वो गई थी, अदालत ने उन्हें बताया कि चूंकि सीआईडी रिपोर्ट जो है उनके बारे में उस हवाले से पासपोर्ट ऑफिस ने ये पासपोर्ट उनका रोका है, तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उसमें कोई भी अपना रोल अदा नहीं रख सकती है, बल्कि ये सारा मामला जो है ये पासपोर्ट का है। तो उन्होंने उसको मशवरा दिया या बताया कि वो जो दूसरे फोरम है पासपोर्ट के या पुलिस के फोरम, वहाँ उनसे रब्ता कायम करें और वहाँ से उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो बाकी चीज़ें जो होती हैं जो एक फार्म के लिए, जो पासपोर्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, वो वहाँ से क्लियर करवाएं। और वहाँ पे अगर कोई उन्हें परेशानी उन डिपार्टमेंट्स को है तो वहाँ पे उन्हें वो अपने आर्गूमेंट्स वगैरह दें, वहाँ से क्लियर करके वो पासपोर्ट के हवाले से उनका मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि उनको पासपोर्ट नहीं बंद गया है बल्कि रोका गया है और उसके सर्टन वजूहात हैं जो सिक्योरिटी वगैरह, जो सीआईडी वगैरह की रिपोर्ट है। तो इसलिए उन्हें इस रिपोर्ट के आधार पर मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो उसमें उसका रोल यहाँ पर नहीं बनता है, बल्कि वो
इन्हीं जो इदारे हैं जो पासपोर्ट के, चाहे वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हो या सिक्योरिटी के जो CID का डिपार्टमेंट हो, वहाँ से वो रजू कर सकती है और वहाँ से अपना पासपोर्ट ले सकती है। सनम, उनकी वालदा का भी जो पासपोर्ट है वो भी रोका गया था, उनको भी नहीं दिया गया था, तो क्या रीजन सरकार ने उस वाले से बताए थे उनकी वालदा के हवाले से? देखिए, मैंने अभी जो कहा आपको कहा ना कि किस्मत का चक्कर जो होता है ये बहुत ही वो जालिम होता है। ये किस्मत जो है कभी ऊपर चली जाती है, कभी तो यूं अभी कहें तो महबूबा मुफ्ती की किस्मत का ग्राफ थोड़ा सा उल्टा चक्कर उनमें चल रहा है। और उसमें जहां पासपोर्ट की बात है वहीं अभी ED भी उनसे पूछताछ कर रही है, NIA भी कहीं ना कहीं पूछताछ करने वाली है, ये भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि कई टेरर फंडिंग का मामला है। तो ये सारे मामलात में अभी महबूबा मुफ्ती से पूछताछ हो रही है और उसके आसपास उनके बिल्कुल क्लोज हैं, जिन पे ये भी शक है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती उनके साथ शेयर करती होगी, या अगर कहीं पे कुछ हुआ होगा तो उसने उनके पास रखा होगा। तो वही वजूहत है कि महबूबा मुफ्ती की वालदा से भी पूछताछ की जा रही है और ख़ुद महबूबा मुफ्ती से भी पूछताछ हुई है, और अभी और पूछताछ भी, जिस तरह जानकार बता रही कि अभी तो इब्तिदा है, अभी और बहुत कुछ पूछा जा सकता है उनसे। और कई और सनम, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत का हुक्म है कि उसमें कुछ मुदाखलत नहीं कर सकती है, मगर जो ही महबूबा मुफ्ती ने अपने पासपोर्ट के हवाले से बात की थी कि उनको नहीं दिया गया था या उनकी वालिदा को, तब सरकार ने अपना पक्ष जो वो क्लियर किया था, किसी ने नहीं रोका है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जरूर सरकार ने रोका है, क्या कुछ वजह है रोकने की? देखिए, सरकार ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे रोका है और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री यानी मुल्क की सालमियत के हवाले से जो CID रिपोर्ट्स आए हैं और उनके खिलाफ महबूबा मुफ्ती के जो रिपोर्ट्स पिछले काफ़ी वक्त से आ रही हैं, जिसमें एक तो उनके पे है जिस तरह वो टेरर फंडिंग की बात है, उस तरह के कुछ इल्ज़ामात भी हैं। उसके साथ साथ जो सीक्रेट फंड है चीफ मिनिस्टर्स का, उसमें भी कहीं ना कहीं इल्ज़ामात हैं महबूबा मुफ्ती पे। और साथ साथ में पिछले काफ़ी वक्त से, जब से 5 अगस्त की तारीख हुई है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के जो बयानात हैं वो थोड़े तेज़ हैं और वो कुछ एजेंसीज का मानना है या सरकार में कुछ लोगों का मानना है कि ये मुल्क दुश्मनी से हैं। तो इन्हीं हालात की वजह से सरकार ने उनका पासपोर्ट रोका हुआ है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे और बात हो रही थी अदालत उज़्मा के हवाले से, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने जो आज अपने पासपोर्ट का मामला जो है अदालत तक पहुंचाया, अदालत ने मुस्तरद कर दिया, ये कहकर के जो लवाजमात है, कानूनी लवाजमात महबूबा मुफ्ती जो है वो पूरी कर सकती है, मगर कानून का इसमें, अदालत का इसमें कोई मुदाखलत नहीं रहेगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे उमूर सार्फिन के हवाले से। गुलिस्तान की लाइव नशिया जो सुबह JK सलाम प्रोग्राम होता है, उसमें गांदरबल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने सुबह टेलीफोन करके बताया था कि उनको राशन नहीं मिल रहा है और जो उनके इलाके का गाट मुंशी है वो उनको राशन नहीं दे रहा। आज कल करके उनको कहा जा रहा है कि आज नहीं कल मिलेगा। इस हवाले से उन्होंने शिकायत का इजहार किया था और ये शिकायत आज हमारे साथी ने वहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर फूड है ज़िला गांदरबल के, उन तक पहुंचाई है और उन्होंने इस हवाले से कार्रवाई करने का जो है वादा दिया है। क्या कुछ कहना है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड गांदरबल का, हम आपकी नज़र करते हैं। ये जो मसला है इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी टेकन द कॉग्निजेंस और इस मसले में हम देखेंगे कि क्या हकीकत है, उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। इसके बावजूद हमारे ये इल्तिजा रहेगी लोगों के कि अगर कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम है तो हमारे ऑफिस से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। चलिए, इस खातून को इंसाफ मिलेगा, इस हवाले से बात हुई है और जो भी इसमें मुलव्वस गाठ मुंशी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुलिस्तान की लाइव नशियात में प्रोग्राम में इस खातून ने कॉल किया था और हमारा अवलीन फ़र्ज था कि इस जो उनकी शिकायत थी इसको महकमे तक पहुँचाए, इनके आला हुकाम तक पहुँचाए, ताकि इस औरत को इंसाफ मिले, ये भी राशन ले लें महकमे जो उनके वहाँ का जो फूड स्टोर है। मगर जो उन्होंने खदशात का इजहार किया था, उन खदशात के हवाले से कार्रवाई का जो वादा दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड गांदरबल ने। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे खुदकुशी के मामलात के हवाले से। अगर ये रुझान की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की बात करें तो ये रुझान बढ़ता ही जा रहा है और आए रोज़ खबरें आती है खुदकुशी के हवाले से कि कहीं ना कहीं लोग जो है मुख्तलिफ जो औरतें या मर्द या नौजवान नस्ल जो है वो खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़ा आज पेश आया
अनंतनाग के मोमिनाबाद इलाके में। वहाँ पे एक 30 साल खातून ने गले में रस्सी डालकर अपनी जान का खात्मा किया। जो मैके वाले हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वालों ने इस खातून पे काफ़ी ज़्यादा अजाब दिया है, उसको काफ़ी तंग तलब किया है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक आ पहुँची है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। उसके बाद जो मज़कूरा खातून थी उसके जो ससुराल वाले हैं उनके घर को भी इस हवाले से नजर आतिश किया गया है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी फिदा हुसैन। अनंतनाग में एक बार फिर दिल दहलाने वाली कहानी जो है सामने आई है, इस बार मोमिनाबाद से। मोमिनाबाद में एक लड़की जो कि ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखती थी, मैके वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वाले जो है उनकी बेटी को रोज़ तंग करते थे, जिसके बाद वो इस नतीजे पर आ गई, उसने अपने आप को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद जो ही आज सुबह हुई, सुबह की पहली किरण जो इलाके के लोग हैं, जो ज़िला कुलगाम के जहाँ की वो बेटी थी, उनके घर वाले और उनके रिश्तेदार जो है आस पड़ोस के लोग मोमिनाबाद पहुंचे और उन्होंने उनके ससुराल को उसके उस घर को जलाकर राख कर दिया। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी ने कोशिश की थी उस घर को बचाने की, लेकिन उनको भी रोका गया। उनको कहा गया कि आप इस घर को बचाने के लिए आगे ना आए, क्योंकि उसके बाद पुलिस हमारे साथ क्या करेगी हम उसके लिए तैयार है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि बेटी को इंसाफ मिलेगा। इससे पहले भी अनंतनाग पुलिस ने जो है अशमुकाम बडारन की रहने वाली जब लड़की को जलाया गया, उसके बाद वो कई दिनों तक श्रीनगर के SMH अस्पताल में ज़ारी इलाज थी, लेकिन उसके बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठी। उसके बाद अनंतनाग पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी सराहना तो आम लोगों ने की, लेकिन आए रोज़ बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पर अब लोगों को आगे आना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। अनंतनाग पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर अनंतनाग ने भरोसा दिलाया कि इसमें जो भी मुलव्विस होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर। खुदकुशी करने के वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो औरतें हैं या नौजवान नस्ल जो है वो खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं। और अनंतनाग की बात करें तो पिछले 15 दिनों में ये दूसरा वाक़ा इस अज़ला में पेश आया है। तो सोसाइटी को सामने आना चाहिए, यहाँ के उलमा को सामने आना चाहिए। इस रुझान को रोकने के लिए हमें ख़ुद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। अगरचे खुदकुशी की हम बात करें तो इस्लाम कतन खुदकुशी को नहीं मानता है, इस्लाम में हराम है अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा। तो इस हवाले से उलमा का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों तक दर्स पहुँचाए कि खुदकुशी ना करे, इससे कितना बड़ा अजाब मिल सकता है इस शख्स को जो खुदकुशी करे। तो उलमा की ज़िम्मेदारी है, समाज की ज़िम्मेदारी है ऐसे हालात वाक़ात को रोकने के लिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात ज़रा करेंगे अब कोविड-19 और कोविड-19 के बीच में सरकार का फैसला कि यहाँ पे स्कूलों का तदरीसी जो अमल है वो बंद रखा गया है और कई रोज़ से ये सिलसिला बराबर जारी है। इस हवाले से असातिज़ा ने भी खदशात का इज़हार किया, पेरेंट्स ने भी खदशात का इज़हार किया और आज पटन में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने एक खामोश धरना दिया और उन्होंने मेमोरेंडम भी पेश किया है वहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी SDM को कि प्राइवेट स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है। SOPs का ख्याल रख के भी स्कूलों को चलाया जा सकता है। जिस तरह ज़िंदगी के बाकी मामला चल रहे हैं, जिस तरह मार्केट चल रहा है, जिस तरह ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जिस तरह यहाँ पे जो टूरिज़म सेक्टर चल रहा है, जिस तरह उन्होंने खदशात का किया है कि बाकी मामलात अगर चल रहे हैं तो स्कूलों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है और पिछले 1-2 साल की बात करें तो बच्चों ने तालीम हासिल नहीं की, उनके फ्यूचर पे असर पड़ रहा है। इस हवाले से उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया है SDM ऑफिस पटन में। इनका क्या कहना है इस हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। असल में हम यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन JNK की तरफ से आए हैं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पटन जोन, न्यालपोरा जोन, नरसिंहपुरा जोन की है। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं हुकूमत को ये समझाने के लिए कि ये पूरा नज़ला ये कोविड का हमारे स्कूल्स पर ही क्यों गिरता है और हमारे बच्चों को तालीम से महरूम क्यों कर दिया जाता है। क्या आपके इलेक्शन रैलीज में कोविड नहीं है? क्या ट्यूलिप गार्डन में कोविड नहीं है? यहाँ जो फ्लो आ रहा है टूरिस्ट का, क्या वहाँ कोविड नहीं है? क्या दूसरी जगहों पर आपके बाहर चल रहे हैं वहाँ कोविड नहीं है? ये स्कूल्स पर ही क्या, हालांकि स्कूल्स हमारे अवेयरनेस सेंटर्स भी हैं जहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि SOPs कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जाए, कैसे सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस बीमारी से बचा जाए।
लेकिन फिर भी हमारे स्कूलों को ही बंद कर दिया जाए। और पिछले 2 साल से हमारे स्कूल बंद हैं और हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं, और हुकूमत जब भी कोई कदम उठाती है तो सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जबकि हमारे बसेस को देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट को देखिए, जहाँ पर ठोस कर भरे हुए हैं, उस पर पैसेंजर्स में भरे होते हैं, वहाँ कोविड क्यों नहीं है? हमने कल रैलीज को देखी, यहाँ मोदी जी की रैलीज हो रही थी यहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ लाखों की तादाद में लोग थे और कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर्स नहीं है। वहाँ कोविड क्यों नहीं है? वहाँ यहाँ ये स्कूलों में कोविड क्यों आता है, इनको नज़र आता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये पुरजोर, बल्कि हम एहतजाज के तौर पर ऐसा कहते हैं कि हमारे स्कूल्स को खोला जाए और हमारी नई नस्ल को तबाह होने से बचाया जाए। या नहीं होने देंगे, हम इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे। ये हमारी तरफ से गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम है कि वो हम नई नस्ल को तालीम से महरूम नहीं होने रहने देंगे। इसलिए हम आज यहाँ आए थे, या एसडीएम साहब के सामने मेमोरेंडम पेश करने के लिए, ताकि इनकी वसातत से हुकूमत तक ये बात पहुँच जाए, हमारी आवाज़ पहुँचे कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये हमारे नई नस्ल का सवाल है और ये नस्ल तबाह होने नहीं देंगे हम। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में जरा बात करें तामीर व तरक्की के हवाले से, क्योंकि सरकार बार बार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स को मंजर आम पे लाया जा रहा है, मगर जो ज़मीनी सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और आज के ही हमारे प्रोग्राम सुबह के जो हमारा लाइव नशरियात होता है उसमें गमराज त्राल के इलाके के लोगों ने शिकायत की कि उनकी जो राबिता सड़क है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है और इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये जो इलाका है गमराज इलाका, ये जो बस स्टैंड त्राल है तकरीबन उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे ही वाक़ा है, मतलब टाउन में ही ये इलाका है और टाउन के इलाके में भी जो सड़कों की खस्ताहाली की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों ने इस हवाले से इल्ज़ाम लगाया, क्या कहना है लोगों का, हम आपकी नज़र करते हैं। 4-5 साल से सड़क का बहुत ही खराबी है, हमें बहुत सख्ती है। त्राल वाया बटागुंड सड़क जो है इसमें इतने खड्डे हैं कि 1 साल का बच्चा पूरा उस खड्डे में ही बह जाएगा, तो गाड़ी चलने की तो बात ही नहीं है। गाड़ी वाला कोई मानता ही नहीं है। हमें यहाँ से त्राल जाना, हमें बहुत दुश्वारियाँ हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस सड़क का जल्द अज जल्द काम किया जाए और हमारी जो ये मुसीबत यहाँ पर है उसको दूर किया जाए। ये त्राल वया गामरा वया बटगुंड सड़क गसन यमिच हालत काफ़ी खस्ता हाल है। अगर तुम वो अत जाए जाए दोब बन, अगर लकट गाड़ी तो पकि तथ रोजान एक्सीडेंट गो खतरे। अत लबड़ तम वथम तम जमीन रुड़ गम, तो अत कुन वनक पतम 4-5 वरी पर कहीं तवज्जो दिवान, वनकस दूर दराज फार फ्लाई एरियान में सड़क मैगडमाइज करने, मगर सैनिस गामस कुन कहीं तवज्जो। अस कर बार बार हुकूमत अपील, बार बार DC साहबस नश गए, गए चीफ इंजीनियर साहबस नश वक्त वक्त गए वफत हेत, मगर यह मालूम सपदन कि क्या दिन वर्ताव। यह नी हुकूमतन PMGY तहत यह सड़क, यह नी तम गामराज त्राल वया गामराज वया दोबन, तो तमो कर अड़ कम पे अति त्रथी। यह तोर न फिक्र अत वजह क्या गो। यह अगर त्राना, अगर तुम वो सोमू तो कहीं पकान, टोटल योर गाड़ी वोल मान पकन क्या सड़क हालत तिस कि तम गाड़ी वाले कसूर कहीं, तम कहीं टाइम नीरान तम गाड़ि, तम गाड़े फुटन ये सड़क पकन से। तो हमेशा खतर अगर तुम ये वो पे प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल कर गाड़ियाँ मतलब तम वो मुँह मांगा दाम पे, मतलब पता योर सड़क ठीक, पे हथ जाए 400 रुपये दिन। तो अगर बेमार आह काफ़ी सख्त मुश्किल गसान, स्कूल बच्चे स्कूल गसान तिमन तह मुश्किल। 2 किलोमीटर दूर पकुन या 1.5 किलोमीटर दूर पकुन, तो सोन इजाल कर तुंद तवसत सत गवर्नर इंतजामिया अपील कर कि सैनिस मसलस पे गो जल्द अज जल्द तवज्जो यून दिन। चलिए, इधर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अछबल में एहतजाज किया। उनका कहना है कि उनको जो माकूल सैलरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। अगर हम बाकी यूनियन टेरिटरीज की बात करें, वहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है सैलरीज का वो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मिनिमम वेजेस के एक्ट में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी लाना चाहिए, ये सरकार को फैसला लेना चाहिए। उन्होंने एहतजाज किया और अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारी हाल ही में जो रेंट पर दिए हैं सेंटर्स है, जो हमारी हेल्पर्स है उनके हक में रेंट 1 साल से नहीं मिला है, जबकि गवर्नमेंट ने पिछले साल उन्होंने 1000 रुपया मुकर्रर किया था।
लेकिन बदकिस्मती से जब अब रेंट इन्होंने वागजार की है बिल्कुल बहुत कम है, 2700 एक साल के बाद टोटल 2700 रुपये वागजार हुआ है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, अगर ये हायर अथॉरिटी बोल रहे हैं कि हमें रेंट हमने वागजार की है पूरा, लेकिन वो गई कहाँ है। दूसरा ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से कि हमें मंथली बेसिस पर ऑनरेरियम मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीब तबके से बिलोंग करती है, मिडिल क्लास से भी कम, कई हमारी बहनें वर्कर है या हेल्पर है, इसी पर अपना गुजारा करती है, फीस भरते हैं बच्चों का, अपना पेट पालती है, बच्चों का पेट पालती है। लेकिन बदकिस्मती से हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों इसमें डिले हो रहा है हमारी बच्ची। मिनिमम वेज अगर पांडिचेरी के तर्ज पर अगर ये यूटी हो गया है, 2019 में यूटी उन्होंने किया है डिक्लेयर, लेकिन यूटी स्टेट जैसे पांडिचेरी में वहाँ 25,000 रुपये एक वर्कर लेती है, 18,000 रुपये वर्कर हेल्पर लेती है। लेकिन अगर वही काम हम इधर भी करते हैं जम्मू कश्मीर में, हम भी 18 रेट मेंटेन करते हैं, लेकिन वेजेस बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, उस पर हमारा गुजारा नहीं चलता। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।